बहुत दूर एक देश में ताहिर नाम का एक छोटा बच्चा अपनी दादी के साथ रहता था। हर रात उसकी दादी उसे कहानियां सुनाती और ताहिर भी बड़े ध्यान से सुनता। इन्हीं सब कहानियों में से एक कहानी जादुई मोर की है, जो एक घने जंगल में रहता था। इस जादुई मोर के पंख सोने के बने हुए थे, जिनमें हीरे, मोती और नीलम जड़े हुए थे। और ये सब जानकर नन्हा ताहिर उस जादुई मोर के बारे में सोचने लगा। दादी माँ, क्या ये मोर सच में हमारे जंगलों में रहता है? हाँ ताहिर, सच में है। जब वो नाचता है तो सारा जंगल चमकने लगता है। तो अभी तक उसे किसी ने देखा क्यों नहीं? क्योंकि मोर छिप कर रहता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर उसे कोई एक बार भी देख ले और उससे उसका एक पंख भी मांग ले तो वो बहुत अमीर बन जाता है, या कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी। सच? फिर तो मुझे भी मोर को देखना है दादी माँ। मैं उससे उसका एक पंख मांग लूंगा और वो मुझे दे देगा, और तब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। भगवान करे तेरी इच्छा जरूर पूरी हो। लेकिन अब बस बहुत हुआ। चलो, अब सोने का वक्त हो गया है। गुड नाइट ताहिर। अगर वो मोर मुझे मिल जाए तो कितना मजेदार होगा ना। लेकिन मैं तो अभी बच्चा हूँ। वक्त बीतता गया। ताहिर अब बड़ा हो चुका था। उसकी दादी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब ताहिर बिल्कुल अकेला हो चुका था। अब उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे सही और गलत का फर्क बता सके। उसने बहुत सारी जगह नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार निकाल दिया जाता क्योंकि वो ईमानदार नहीं था। बहुत सारी रातें उसने खाली पेट गुजारी। वो पूरे दिन घर पर बैठा रहता और कोई काम नहीं करता, क्योंकि उसे लगता था कि वो किसी काम का नहीं है। और फिर एक दिन ताहिर को कुछ याद आया। दादी माँ की कहानी, वो मोर। दादी माँ ने कहा था कि वो मोर जंगल में रहता है। हाँ, मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं जंगल में जाऊंगा और उस मोर से उसका एक पंख मांग लूंगा, और इस तरह से मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। शुक्रिया दादी। तुम कहीं जा रहे हो ताहिर? हाँ आंटी, मेरे पीछे से मेरे घर का ख्याल रखना। मैं कई दिनों तक वापस नहीं आऊंगा। और जब मैं आऊंगा तो मैं एक अमीर आदमी की तरह आऊंगा। अमीर आदमी। और इस तरह ताहिर ने अपना सफर शुरू कर दिया। कई दिनों तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि किस दिशा में जा रहा है। वो सिर्फ उस पुरानी कहानी की धुंधली यादों के सहारे चलता जा रहा था। आखिर ये जादुई मोर मिलेगा कहाँ? मुझे तो पता ही नहीं था कि जंगल इतना बड़ा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। याद आया, दादी माँ कहानी में कहा करती थी, जब मोर नाचता है तो सारा जंगल चमकने लगता है। मुझे जंगल में रोशनी के चमकने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, वो मोर मुझे वहीं मिलेगा। ओ नहीं,
मेरे जूते फट गए। अब क्या करूं? इस पेड़ की छाल मजबूत है लेकिन मुलायम भी है। इससे मैं अपने जूते बना सकता हूँ। हाँ, मेरे पास थैले में कारीगरी का सामान भी है। अच्छा हुआ जो ये सामान मैं अपने साथ ले आया। वाह, जितना मैंने सोचा था ये जूते उससे कहीं ज्यादा बढ़िया बने हैं। वाह, अब इन्हीं मैं पहन सकता हूँ। ये अच्छे और मजबूत लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सामने से कोई आ रहा है। शायद मोर के बारे में वो कुछ बता सके। ओ सर, हेलो। तुम कौन हो? मैं पिछले गांव से आया हूँ सर। मैं एक जादुई मोर को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उसके बारे में सुना है? नहीं। ठीक है। वैसे तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि बस वैसे ही। हाँ, वैसे ही। वैसे ये जूते बड़े अच्छे हैं। कहाँ से लिए हैं तुमने? ये तो मैंने खुद बनाए हैं। सच में? हमारा गांव किसानों का गांव है। हमें पूरे दिन खेतों में घूमना पड़ता है, जिससे पैरों में हमेशा दर्द रहता है। ऐसे जूते हमारे काम आ सकते हैं। क्या तुम मेरे लिए एक जोड़ा बना सकते हो? मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा। ठीक है, ठीक है। 1 घंटा लगेगा। ये लीजिए। बढ़िया, ये लो तुम्हारे पैसे। उम्मीद है ये काफी होंगे। शुक्रिया। अभी तक कोई रोशनी नहीं दिखी। मेरे जादुई मोर, तुम हो कहाँ? अब तो ठंड भी लगने लगी है। चलो एक कोट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक खास किस्म का पेड़ देखा था जिसके पत्ते बड़े ही मखमली थे। उनसे काम बन जाएगा। हाँ, ये रहा यहाँ। चलो अब कोट बनाते हैं। ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कितना मुलायम और गर्म भी है। एक और गांव वाला, लगता है ये अगले गांव का है। शायद इसे कुछ पता हो। हेलो सर। हेलो, कौन हो तुम नौजवान? सर, जादुई मोर ढूंढ रहा हूँ जो जंगल में रहता है। मैं उसे ढूंढते हुए बहुत दूर से आया हूँ। जादुई मोर? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। माफ करना। ओह, ठीक है। अब जरा रुको भाई, तुम्हारा कोट बड़ा शानदार है। ठंड तो नहीं लगती इसमें? नहीं सर, नहीं। मैं एक बार पहन सकता हूँ? ओह, ये तो बड़ा गर्म है और मुलायम भी। तुमने ये कहाँ से लिया? ये तो मैंने खुद बनाया है। खुद? सच में? क्या तुम मेरे लिए एक बना सकते हो? क्यों नहीं। 1 घंटा रुकिए। वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए। हमारे गांव में बहुत ठंड होती है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ये लो कुछ पैसे। उम्मीद है ये काफी होंगे। शुक्रिया सर। ऐसा लगता है
यहाँ आकर दुनिया खत्म हो चुकी है। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मैं उस जादुई मोर को नहीं ढूंढ पाया और ना ही वो रोशनी ही एक बार को चमकी। क्या आप मुझे अपनी कहानियों से बेवकूफ बनाती थी दादी माँ? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब मैं एक अमीर आदमी कैसे बनूंगा? अमीर बनना तो छोड़ो, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? कोई भी मुझे काम नहीं देता। खैर, यहाँ बैठना बेकार है। मुझे घर की तरफ वापस चलना चाहिए और कुछ और सोचना चाहिए। वो रहा वहाँ, ये वही आदमी है जिसने मेरे लिए ये कोट बनाया था। ओह, क्या कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं, ये सब मेरे दोस्त हैं नौजवान। इन सबको भी वैसा ही कोट चाहिए जैसा तुमने मेरे लिए बनाया था, जिसके लिए ये पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। क्या तुम हमारे लिए बना सकते हो? ओह, हाँ, क्यों नहीं। मुझे बस कुछ घंटों का वक्त लगेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलो भाइयों, नौजवान को उसके पैसे दो। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारे हाथों में जादू है नौजवान। तुम कौन से गांव से हो? अगर हमें और कोट बनवाने होंगे तो हम सब तुम्हारे पास ही आएंगे। अच्छी कमाई की है, लेकिन ये काफी नहीं है। ओह, वो रहा वो। हम तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं। क्यों सर, क्या जूतों में किसी तरह की परेशानी है? बिल्कुल नहीं। असल में ये इतने कमाल के हैं कि मेरे सभी किसान दोस्त ऐसे ही बनवाना चाहते हैं। इसके लिए पैसे भी देंगे। क्या तुम हमारे लिए बना सकते हो? हाँ, बिल्कुल। मुझे बस कुछ घंटों का वक्त दो, मैं बना कर लाता हूँ। हाँ। शुक्रिया। ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमें चाहिए। चलो दोस्तों, पहनकर दिखाओ और कीमत भी अदा करो। शुक्रिया सर। शुक्रिया, तुम तो कमाल के कारीगर हो। अच्छा ये बताओ, तुम किस गांव से हो? अगर हमें और जूतों की जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे पास फिर आएंगे। वाह, और पैसे? तो ये सफर इतना बेकार भी नहीं था, लेकिन ये पैसा काफी नहीं है। और मुझे तो जादुई मोर भी नहीं मिला, तो वक्त ही बर्बाद हुआ है। ताहिर। दादी माँ, आप? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे झूठी कहानी सुनाई। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो ताहिर? असल जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं, कहानियां उसका उदाहरण होती हैं। जादू सिर्फ कल्पनाओं में होता है, लेकिन हम अगर सही काम करें तो वो जादू असलियत बन जाता है। कैसे दादी माँ? सोचो ताहिर, अमीर आदमी बनने के लिए तुम उस जादुई मोर को ढूंढ रहे थे और तुम सच में अमीर बन गए। तुम ये जान पाए
कि तुम कितने अच्छे कारीगर हो। लोग तुम्हारे काम को पसंद करते हैं, जिसके लिए उन्होंने तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दिए। तो बताओ, हुआ ना ये तुम्हारा जादुई मोर? ओह, खैर ये बात तो सही है। खैर ताहिर, अब तुम्हें बाकी का काम करना है। अब तुम एक दुकान शुरू करो जिसमें जूते और कोट बनाओ, और फिर देखना कि कैसे तुम अमीर बनते चले जाओगे। यही तो है तुम्हारा जादुई मोर, मेरे बच्चे। और इस तरह ताहिर ने अपनी दादी की सलाह मान ली। उसने अगले ही दिन एक दुकान शुरू की। उसने बहुत मेहनत की और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आया। उसके ग्राहक बार बार उसके पास आते थे और वो इस तरह अमीर आदमी बन गया। और आज ताहिर जानता है कि जादू भी सच हो सकता है अगर हम कड़ी मेहनत करें। देवगढ़ में एक गरीब जूतों का दुकानदार रहा करता था, नंदन। नंदन लोगों के जूते और चप्पल बनाया करता था। नंदन की पत्नी हेमा अपना सारा काम हो जाने के बाद नंदन की मदद किया करती थी। दोनों जो पैसे कमाते थे उससे वो अपने बेटे रघु को पढ़ाने स्कूल भेजा करते थे। नंदन का सपना था कि उसका बेटा रघु एक बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़े, लेकिन जो उसकी हालत थी उसमें वो उसे सिर्फ एक आम स्कूल में ही भेज सकता था। नंदन हमेशा मेहनत किया करता था और पूरा दिन मजदूरी करके अगर वो कोई चप्पल भी बना लेता था तो ग्राहक उसके लिए भी मोल भाव किया करते थे। भैया, ये जूती कितने की है? बहन जी, सिर्फ 50 रुपए की। अरे बाप रे, 50 रुपए? मैं तो बस 30 रुपए ही दे सकती हूँ। लेकिन बहन जी, 35 रुपए की तो मेरी लागत ही है। ज्यादा से ज्यादा मैं इसके 40 रुपए दे सकती हूँ। बेचारे नंदन को उसके हक के भी पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अगर वो चप्पल बेचेगा नहीं तो उसके परिवार को भूखा सोना पड़ सकता था। इसलिए ठीक है बहन जी। और यही सिलसिला रोज चलता था। नंदन को रोज सिर्फ गुजर बसर के ही पैसे मिलते थे और उसका सपना सपना ही रह गया था। एक दिन गरीब नंदन की दुकान पर एक सेठ जी आए जिनकी एक चप्पल टूट गई थी। भाई, इसे ठीक कर दो। जी सेठ जी। नंदन ने वो चप्पल ठीक करना शुरू किया और सेठ जी वहीं रखे हुए एक स्टूल पर बैठ गए और उन्होंने अपना ब्रीफकेस अपने बाजू में रख दिया। कुछ देर बाद नंदन ने चप्पल ठीक कर दी। ये लीजिए सेठ जी। कितना हुआ इसका? 5 रुपए सेठ जी। इतना ज्यादा? ये तो लूट है। मैं तो सिर्फ 3 रुपए ही दूंगा। नंदन वो 3 रुपए ले लेता है। सेठ जी के जाने के बाद नंदन की नजर उनके ब्रीफकेस पर पड़ी। नंदन सोच में पड़ गया। ये तो उन्हीं सेठ जी का ब्रीफकेस है। हो सकता है इसमें बहुत सारे पैसे हों। नहीं, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं है। मुझे ये उन्हें लौटा देना चाहिए अभी। ऐसा बोल नंदन सेठ जी का ब्रीफकेस लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर चलकर उसे वो सेठ जी एक हलवाई के पास दिखे। सेठ जी, आप अपना ब्रीफकेस मेरी दुकान पर ही भूल गए थे।
धन्यवाद, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। रुको, मैंने तुम्हें कम पैसे दिए, लेकिन फिर भी क्या तुम्हारे मन में लालच नहीं आया? सेठ जी, लालच आया था, लेकिन वो मेरा पैसा नहीं है, ऐसा सोच के मैं आपको ये लौटाने आ गया। बढ़िया, इस ब्रीफकेस में लाखों के हीरे जवाहरात हैं। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं सेठ जी, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तभी नंदन की नजर उस बड़े स्कूल के बोर्ड पर गई। सेठ जी समझ गए कि उस स्कूल से कुछ तो है। बोलो भाई, इस स्कूल में कुछ है? मेरा सपना है कि मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़े, लेकिन मेरी इतनी हैसियत कहाँ है। सेठ जी नंदन को स्कूल के अंदर ले गए और अब जब दोनों बाहर आए तो नंदन मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया सेठ जी, आपने तो मेरा सपना पूरा ही कर दिया। ये सब तुम्हारी ईमानदारी का फल है और तुम्हारे बेटे के पढ़ाई का पूरा खर्चा अब से मैं उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदन का सपना पूरा हो गया और उसका बेटा अब से उस बड़ी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है। एक कस्बे की बात है। रामू एक मोची था जिसके 2 बेटे थे, सोम और मंगल। बहुत साल पहले रामू जब सड़क पर जूते पॉलिश कर रहा था तो उसके सामने एक आदमी सड़क पर अचानक बेहोश होकर गिर गया था। रामू उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर गया। उस आदमी को हार्ट अटैक आया था। बाद में पता लगा कि वो आदमी एक बहुत बड़ा हीरा व्यापारी है। उस हीरा व्यापारी ने खुश होकर रामू को एक बेशकीमती हीरा दिया था। रामू के दोनों बेटे कोई काम धंधा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिता के पास एक कीमती हीरा है। दोनों ही बेटे खुद को हीरे के दावेदार मानते थे। मैंने बचपन में पिताजी के पैर दबाए थे, पिताजी वो हीरा मुझे ही देंगे। मैंने पिताजी को हजारों बार खाना बनाकर खिलाया है, मुझे विश्वास है कि हीरा मुझे ही मिलेगा। रामू ने एक दिन बारी बारी से दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। पिताजी, क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ सोम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें असली हीरा सौंप रहा हूँ, लेकिन कानूनी रूप से नहीं। अपनी वसीयत में कानूनी रूप से मैं हीरा तुम्हारे नाम तभी करूँगा जब तुम इस हीरे के बल पर 2 लाख रुपए कमा कर दिखाओगे। तुम्हारे पास 2 साल का वक्त है, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि अपने दोनों भाइयों से ये बात छिपा कर रखना कि मैंने तुम्हें असली हीरा दिया है। रामू ने मंगल को बुलाकर उससे भी यही कहा। रामू का दोस्त ये सब देख रहा था। उसने रामू से पूछा, दोस्त, तुम्हारे पास तो एक ही हीरा था, लेकिन मैंने देखा है कि तुमने अपने दोनों बेटों को हीरा दिया है। आखिर असली हीरा किसका है? ये एक रहस्य है जो मैं तुम्हें 2 साल बाद बताऊंगा। रामू के दोनों बेटे हीरा लेकर 2 लाख कमाने अपने अपने रास्ते चले गए। सोम रास्ते में आगे बढ़ा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया जो नोटों के बिस्तर पर आराम कर रहा था। सुनो भाई, मेरे पास एक हीरा है। मेरे पिताजी ने मुझे 2 साल का वक्त दिया है। मुझे उस हीरे के बल पर 2 लाख रुपए कमाने हैं। तुम काफी अमीर लगते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ढेर सारे रुपए कैसे कमाए? आदमी एक चोर था। 2 साल तो बहुत लंबा वक्त है। अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो कुछ महीनों में ही 2 लाख कमा लोगे और हीरा तुम्हारी मुट्ठी में होगा। मैं एक चोर हूँ
और तुम्हें चोरी करना सिखाऊंगा। सोम ने सोचा कि हीरे को जल्द से जल्द अपने नाम करा लेना ही ठीक होगा। चोर ने सोम को कई महीने चोरी की ट्रेनिंग दी। फिर वो उसे एक बड़ी सी कोठी में चोरी करने ले गया। मैं कोठी के अंदर जा रहा हूँ, तुम मेरे इशारे का इंतजार करना। सोम बाहर झाड़ियों में छुपा रहा। कई घंटे बीत गए, लेकिन चोर का कुछ अता पता नहीं था। सोम ने अपनी जेब में हीरा चेक किया। हीरा गायब था। अरे नहीं, हीरा कहाँ गया? चोर हीरा लेकर रफू चक्कर हो गया था। इस तरह सोम ने अपना हीरा गवा दिया और वापस घर की तरफ लौटने लगा। दूसरा बेटा मंगल चलते चलते एक गांव पहुंचा। उसने एक कपड़ा व्यापारी की दुकान देखी, जिस पर कपड़ा व्यापारी और उसकी बेटी काम कर रहे थे। अगर मैं हीरा गिरवी रखकर नया धंधा शुरू करूंगा तो 2 लाख कमाने में बहुत मेहनत और बहुत वक्त लग जाएगा। इससे अच्छा तो मैं उस व्यापारी की बेटी से शादी कर लेता हूँ, बिना मेहनत के काम हो जाएगा। मंगल व्यापारी के पास गया और उसने व्यापारी से कहा, मेरे पास एक बेशकीमती हीरा है, क्या तुम अपनी बेटी से मेरा विवाह करोगे? व्यापारी हीरा देखकर विवाह करने के लिए तुरंत राजी हो गया। लेकिन विवाह में मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे। व्यापारी जानता था कि हीरे की कीमत करोड़ों में है, इसलिए उसने 2 लाख देकर मंगल की शादी अपनी बेटी से कर दी। मंगल ने सोचा, अभी तो 2 साल पूरे होने में बहुत वक्त है। पहले मुझे वैवाहिक जीवन का आनंद लेना चाहिए, फिर मैं पिताजी को जाकर पैसे दे दूंगा। मंगल ने ऐशो आराम की चीजों पर अपने पैसे खर्च कर दिए। कुछ दिनों बाद उसका परिवार भी बढ़ गया। 2 साल पूरा होते होते 2 लाख रुपए खत्म हो गए। मंगल के पास अब इतना वक्त नहीं था कि वो व्यापार करके 2 लाख इकट्ठे कर पाए। मंगल ने सोचा कि वो हीरा बेच देगा और वापस घर नहीं लौटेगा। लेकिन जब वो हीरा बेचने पहुंचा तो हीरा नकली था। हीरा नकली कैसे हो सकता था? मंगल वापस अपने पिता के पास लौटा। बेटों, 2 साल पहले मैंने तुम दोनों को हीरा दिया था। पिताजी, आपने हम दोनों को हीरा दिया था, आखिर असली हीरा किसके पास था? असली हीरा किसी के पास नहीं था, मैंने तुम दोनों को नकली हीरा दिया था। मैं चाहता था कि तुम अपने अंदर के हीरे को पहचानो। अगर मैंने तुम्हें असली हीरा दे दिया होता तो तुम लोगों ने हीरा गंवा दिया होता। अब तुमको जिंदगी का सबक मिल गया है। हाँ पिताजी, मैंने सीखा कि किसी भी चीज को हासिल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि सही काम करके ईमानदारी से लक्ष्य को हासिल किया जाए, और दूसरा तरीका है चोरी जैसे बुरे कामों को अपनाकर अपनी मनचाही चीज हासिल की जाए। लेकिन जब हम बुरा काम से कुछ भी हासिल करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। पिताजी, मैंने सीखा कि लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद आराम से बैठना नहीं चाहिए। मैंने ऐशो आराम में सारे पैसे गवा दिए, वरना मैं 2 साल पहले ही आपको रुपए दे सकता था। मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। बहुत साल पहले हीरा व्यापारी ने मुझे इनाम में 1 नहीं बल्कि 2 हीरे दिए थे। अब तुम दोनों एक हीरा ले सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तुम दोनों इनका बेहतर इस्तेमाल कर पाओगे। मोहित का परिवार पुणे में रहता था। मोहित के घर में उसकी मम्मी और छोटा भाई राकेश थे। मोहित हर रोज अपने ऑफिस के बाहर खड़े होने वाले एक फकीर को दुकान से खाना खरीद कर देता था। बेटा, तुम बहुत दयालु हो। उस परमात्मा की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी। मोहित जॉब करता था और अपने ही जैसे किसी जॉब करने वाली लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन मोहित की माँ उमा मोहित की शादी किसी ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो घर का कामकाज करे और सासू माँ की सेवा करे। माँ, मैं दीपिका नाम की एक लड़की को जानता हूँ। दीपिका मेरी कंपनी के ऑफिस के सामने वाले ऑफिस में जॉब करती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ, नहीं, अगर बहू जॉब करने जाएगी तो मेरी सेवा कौन करेगा और घर का कामकाज कौन संभालेगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू जो ऑफिस जाने के बहाने इधर उधर के मर्दों से बातें करती घूमे। माँ, आज के समय में लड़का और लड़की दोनों का अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। घर का कामकाज हम सब मिलकर कर लिया करेंगे।
दीपिका और मैं एक दूसरे को पिछले कई सालों से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। नहीं, तुम शादी करोगे तो मेरी मर्जी की लड़की से। नहीं माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार है माँ। मोहित ने दीपिका से शादी कर ली। आखिर तू नहीं माना, तूने अपनी ही मर्जी की चलाई। अब कान खोल कर सुन ले, मकान जमीन किसी में भी तुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। मोहित और दीपिका ने उदास होकर घर छोड़ दिया। उन्होंने एक फ्लैट किराए पर लिया और रहने लगे। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। मोहित और दीपिका अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन उनकी परेशानियों का दौर तब शुरू हुआ जब दीपिका की प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई। दीपिका पतली दुबली थी। प्रेगनेंसी के दौरान उसे बहुत ज्यादा उल्टियां आने के कारण चक्कर आना शुरू हो गए। डॉक्टर ने दीपिका को सलाह दी कि वो कुछ दिन घर पर ही आराम करे। जब दीपिका ने लगातार छुट्टियां की तो कंपनी ने उसे जॉब से निकाल दिया। मोहित को अकेले फ्लैट का किराया, घर और दवा का खर्चा उठाना मुश्किल पड़ रहा था। उधर उमा ने अपने छोटे बेटे राकेश की शादी अपनी मर्जी की लड़की से कर दी थी। एक दिन जब उमा को मोहित के एक दोस्त से मोहित और दीपिका के बुरे वक्त के बारे में पता लगा तो उमा का दिल पिघल गया। वह राकेश से बोली, राकेश बेटा, मोहित और दीपिका को बुला लाओ। दीपिका कैसी भी हो, आखिर है तो मेरी बहू ही। मैं प्रेगनेंसी में उसका ख्याल रखूंगी। ठीक है माँ। राकेश सोचने लगा, पहले कहा था कि मोहित भैया को मकान जमीन में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और अब उन पर इतनी दया आ रही है। भैया घर आएंगे तो माँ हम दोनों के बीच आधा आधा बंटवारा करा देगी। मैंने माँ की मर्जी से शादी सिर्फ इसलिए की कि वो मकान और जमीन मेरे अकेले के नाम कर देगी, वरना मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकता था। राकेश मोहित के पास गया ही नहीं। उसने झूठ मूठ अपनी माँ से जाकर कहा, माँ मैं मोहित भैया के घर पहुँचा तो उन्होंने और दीपिका ने मेरा बहुत अपमान किया। उन दोनों ने धक्के मार के मुझे फ्लैट से निकाल दिया। अब मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगा। एक दिन मोहित जब ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था तो फकीर ने उससे पूछा, क्या हुआ मोहित, आजकल बहुत उदास रहते हो? बाबा, शादी के बाद मुझे घर से निकाल दिया क्या? अब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसकी हालत अच्छी नहीं है, उसकी जॉब छूट चुकी है, मुझसे सारा खर्च उठाया नहीं जा रहा। मेरी पत्नी को भी पता नहीं है कि मैं 2 लाख के कर्ज में डूबा हुआ हूँ। पता नहीं बाबा, हमारा क्या होगा? मेरा तो जीने का मन ही नहीं कर रहा है। घबराओ नहीं बेटा, हम सब उस परमपिता ईश्वर की संतान हैं। जब ईश्वर किसी को संसार में भेजता है तो उसे पूरी तैयारी से भेजता है। वो जरूर तुम्हें रास्ता दिखाएगा, बस हिम्मत मत हारना। मोहित जब फकीर के पास से जाने लगा तो फकीर ने चुपके से मोहित की पैंट की जेब में कुछ डाल दिया। मोहित जब घर पहुंचकर सोफे पर बैठा तो उसकी जेब में रखी कोई चीज उसे चुभी। मोहित ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब से बालों में लगाने वाला एक क्लचर और एक पर्ची निकली। ये क्लचर मेरी जेब में कहाँ से आ गया? दीपिका, क्या ये तुम्हारा है? नहीं, ये मेरा नहीं है। इस पर्ची में क्या लिखा है? ये जादुई क्लचर है। इसे बालों में लगाने मात्र से बालों को मनचाही कटिंग और शेप दी जा सकती है। कहीं ये क्लचर उस फकीर ने तो मेरी जेब में नहीं डाला? अगले दिन मोहित जब ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर पहुंचा तो वह फकीर गायब था। इस क्लचर से मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं ऑफिस के बाद 1 घंटे किसी सैलून पर काम कर सकता हूँ। मोहित ने एक महंगे सैलून में जाकर अपने जादुई क्लचर के बारे में बताया। उसे तुरंत सैलून में जॉब मिल गई। मोहित 1 ही घंटे में जादुई क्लचर की मदद से दर्जनों लड़कियों के बालों को मनचाही कटिंग और शेप दे देता। मोहित की आर्थिक हालत सुधर गई। बुरा वक्त बीत गया। मोहित ने कर्ज लौटा दिया और दीपिका की भी सेफ डिलीवरी हो गई। मोहित जॉब करता रहा और दीपिका ने एक अपना सैलून खोल लिया। जादुई क्लचर की मदद से दीपिका और मोहित बहुत अमीर हो गए। अपनी कमाई का आधा हिस्सा वे गरीबों को बांटा करते। राकेश ने जब देखा कि उसके भैया और भाभी बहुत अमीर हो गए हैं तो वह एक दिन मोहित के घर पहुंच गया और रिरियाने लगा। मोहित भैया, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैंने माँ से बहुत बार कहा कि मोहित भैया को घर बुला लेते हैं, लेकिन वो मानी ही नहीं। आप तो जानते हैं कि मैं कोई काम धंधा करता नहीं। पुराने घर से जो किराया आता है उस पर ही निर्भर रहता हूँ। इस समय घर की हालत बहुत खराब है। माँ बीमार है। भैया, क्या आप अपना जादुई क्लचर
कुछ दिनों के लिए मुझे दे सकते हैं? हाँ राकेश, क्यों नहीं दे सकता। तुम इसे ले जाओ और पैसे कमाओ, फिर मुझे वापस कर देना। राकेश जादुई क्लचर ले गया। उसने अगले दिन असली जादुई क्लचर जैसा नकली क्लचर मोहित को लौटा दिया। अगले दिन जब दीपिका ने जादुई क्लचर का इस्तेमाल किया तो उसका कुछ असर ही नहीं हुआ। दीपिका ने राकेश को फोन किया। हेलो राकेश, जादुई क्लचर काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे क्या पता, आपका क्लचर आप जानती होंगी, खराब हो गया होगा या एक्सपायर हो गया होगा। अब मैं असली जादुई क्लचर से ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। राकेश ने अपना सैलून खोला। बैठ जाइए मैम, मैं बस 1 मिनट में आपके बालों की कटिंग कर देता हूँ। राकेश ने जैसे ही औरत के बालों पर क्लचर लगाया, औरत के बाल जलने लगे और वह गंजी हो गई। हाय राम, मेरे बाल कहाँ गए? औरत ने अपने पति को बुलाया और राकेश की खूब धुनाई की। बाहर फकीर खड़ा मुस्कुराता है।